अपने को अनम्यूट करिएगा। हमने अपने अभी तक के जीवन में कभी नहीं देखा तीनों सेनाओं के एक तरीके से आला अफसर आकर के एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और किसी नीति को लेकर के डिफेंड करें, जिसमें राज्य सरकार की भी बात करें, बैंक की भी बात करें, तमाम सेक्टर करके। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों को छोड़ दिया उन्होंने। ये कौन सी प्रवृत्ति है? राजनीतिक नेतृत्व हमारा खामोश बैठा है, मोदी जी नहीं बोलते हैं, राजनाथ सिंह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मंत्रिमंडल के लोग नहीं करते हैं, सेना को आगे कर दिया। ये क्या खतरनाक प्रवृत्ति नहीं है जी? खतरनाक प्रवृत्ति तो आवाज जा रही है ना मेरी? जा रही है, मेरी आवाज आ को। रही आ रही हाँ आ हाँ, रही नहीं आ रही क्योंकि जी पिछली बार जो ईयरफोन था वो बहुत गड़बड़ था मेरा, जो है तो जी आपने जी भेजा। बोलिए। तो देखिए, ये निश्चित तौर पे लोकतंत्र में सेना को हस्तक्षेप करवाना, और खासकर आंदोलन जब चल रहे हों, ऐसी चीजें हो रही हों, तो वो उचित तो नहीं है बिल्कुल, जो है। अब उनके पास लॉजिक ये है कि भाई क्योंकि मामला जो है वो सेना से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सेना को ले आए, और रिफॉर्म मिलिट्री में हो रहा है, इसलिए मिलिट्री के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा ग्रे एरिया है, मैं उसको बहुत ज्यादा मैं खारिज करने की स्थिति में भी नहीं पाता। सेना को जनता से कन्फ्रंट करवाना बार बार तो कतई उचित नहीं है, और पुलिस उसके लिए होती है, अपनी जनता से संवाद करने के लिए, समझाने के लिए। आंतरिक मामलों में, सिविल मामलों में सेना का इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए अहितकारी माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। और ऐसी प्रवृत्ति हमारे पड़ोसी देशों में है, तो वो पड़ोसी देशों की आदत हमको अपने देश में नहीं डालनी चाहिए। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अन्य जगहों पर है प्रवृत्ति। और कुछ और प्रवृत्तियां हैं पाकिस्तान और दूसरे देशों में। जो प्रवृत्तियां ये हैं कि विपक्षी दल के नेताओं पर मुकदमे चलाए जाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है, और उनको फांसी वगैरह तक की सजा दी जाती है। तो वो जो प्रवृत्तियां, उसमें मिलिट्री को इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये जो टेंडेंसीज है, ये टेंडेंसीज थोड़ा बहुत जो ये मौजूदा निजाम है उसमें दिखाई पड़ रही है। तो कुल दोनों चीजों को मिला जुला के आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी प्रवृत्तियां नहीं है। डेस्पोटिक डेमोक्रेसी लोग कह भी रहे हैं इसको। डेस्पोटिज्म बड़ा पुराना शब्द है, जिसको कि बार बार एशियाई संदर्भ में जो है कभी हेगल इस्तेमाल करते थे, कभी कार्ल मार्क्स इस्तेमाल करते थे। आज हमारे सामने वो हमने डेमोक्रेसी बनाई तो वो समाज फिर उसी रूप में आकर के दिख रहा है। तो ये तो खतरनाक स्थितियां हैं, और नहीं करना चाहिए मिलिट्री को इस तरह से इन्वॉल्व, जो है। और आपको सिविल को लेकर के ही इन चीजों को निपटना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो हम लोग कांग्रेस की तमाम तारीफ कर रहे हैं कि कांग्रेस लड़ने को आ गई हो, कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया, आगे बढ़ के किया, ये जो प्रवृत्तियां हैं जो है वो रिफॉर्म की, जो कि इकोनॉमी ड्रिवन रिफॉर्म है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म है। ये रिफॉर्म की जो जनक है भारत में, जिसकी शुरुआत है, वो कांग्रेस पार्टी ने ही की है। कांग्रेस पार्टी ने 91 में जो रिफॉर्म शुरू किया, ये सब उसी के कल्मिनेशन है। जो कारपोरेटराइजेशन हो रहा है, जो निजीकरण हो रहा है, और जो ठेके की नौकरियां आ रही हैं, और जो पेंशन की स्कीमें खत्म हो रही हैं, वो भले पूरी दुनिया में इसकी बयार है, लेकिन उसकी जनक कांग्रेस ही है। कांग्रेस करके कार्यक्रम करने की गति थोड़ी धीमी थी, और इनकी गति बहुत तीव्र है, क्योंकि इनको जो है वो नेशनलिज्म के नैरेटिव के माध्यम से इन्होंने एक लेजिटिमेसी ले रखी है, और इनके पास मेजॉरिटी भी है। कांग्रेस के पास मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए वो धीरे धीरे कर रही थी। तो लेकिन अब कांग्रेस अगर रिवाइंड कर रही है अपने आप को, तो वो अच्छा कर रही है। उसको अगर इस बात का एहसास हो रहा है कि हम जिन रास्ते पर चले थे, जिस अग्निपथ पर हम चले थे, वो अग्निपथ कितना खतरनाक है जिधर बीजेपी हमको ले जा रही है। अब वो कविता अलग संदर्भ में थी बच्चन जी की, जो है कि वो आ, खड़े हो वृक्ष और क्या क्या करके, जो है वो कविता है कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी, मांग मत अग्निपथ अग्निपथ। तो वो एक अलग ही संदर्भ है, लेकिन बीजेपी उसको एक अलग संदर्भ में इस्तेमाल कर रही है। तो निश्चित तौर पे जो कारपोरेट एजेंडा है, और एक बात मैं ये भी कह दूं अमरीश जी की, जो बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड लग जाएंगे, या जो है वो ड्राइवर और वाशरमैन लग जाएंगे, ये जो बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुखारबिंद से आई है, वो अचानक नहीं आई है। वो ये जो शोषक व्यवस्था है, ये जो शोषक व्यवस्था है, वो दरअसल उसको चौकीदार चाहिए,
उसको जो है वो अपने लिए जो है ड्राइवर चाहिए। तो इस तरह के डिवीजन तैयार करती है वो, एजुकेशन सिस्टम से लेकर के रिक्रूटमेंट सिस्टम तक। वो कारपोरेट को चाहिए जो है, कारपोरेट को सारे मैनेजर नहीं चाहिए, सारे अधिकारी नहीं चाहिए। तो इसलिए वो इस तरह की चीजें तैयार कर रही है, और इसीलिए रिजेंटमेंट भी लोगों के भीतर हुआ है। लेकिन सेना के भी कई रिटायर्ड अधिकारियों ने यह बात कही है कि इससे मिलिट्री की जो इंटीग्रिटी है, जो प्रोफेशनलिज्म है, जो उसकी एफिशिएंसी है, उस सब पर असर पड़ेगा, वो सब डैमेज होगी। तो जो अभी सरकार मतलब नौकरी में है, पदों पे है, वो भले कोई बात ना कह रहे हो, सरकार के दबाव में इस योजना के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, लेकिन जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, नौकरियों से बाहर है, अगर आप उनके स्वर सुनेंगे, और उनकी देशभक्ति भी कोई कम नहीं है, वो अगर देशभक्त न रहे होते तो ये देश आज सुरक्षित न होता, बचा न हुआ होता। उनकी देशभक्ति भी वैसी ही है जैसे सिटिंग ऑफिशियल्स की है। वो उसमें बड़ी संख्या है लोगों की जो निंदा कर रही है कि इस योजना से युवाओं का भविष्य अंधकार में होगा, वो अपमानित होंगे, और सेना का भी प्रोफेशनलिज्म खत्म होगा। और इसके अलावा जो है वो अल्टीमेटली तो मुझे तो लगता है जिनको पेंशन मिल रही है उस पर भी देर सवेर गाज गिरेगी, जिनको नए लोगों को नहीं मिलेगी, और जो पेंशन लिए बैठे हैं वो भी बहुत सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह से देश में एक अराजकता और अव्यवस्था का जो वातावरण निर्मित हो रहा है, वो एक सरकार, एक सेना ऐसी ना स्थिति आए कि अपने ही नागरिकों से उसे युद्ध लड़ना पड़े। ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है, और कोई भी सेना अपने नागरिकों से युद्ध लड़ करके जीत नहीं सकती। वो बहुत ही कठिन स्थितियां होती हैं। आप दूसरे देश से युद्ध लड़के जीत जाइए, कारगिल जीत जाइए, सर्जिकल स्ट्राइक कर लीजिए, लेकिन अपनी जनता से जब आप युद्ध लड़ते हैं तो वो बड़ा कठिन युद्ध होता है। वैसी स्थितियां नहीं लानी